गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपने देखा था कि कल हम लोग डी ब्रोगली के नियम के बारे में पढ़ चुके थे, साथ ही साथ हमने आवेशित कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का अध्ययन किया था, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य निकाल चुके थे और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आई थी 12.27 बटे √v एंगस्ट्रॉम। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए दूसरे नंबर पर निकाल रहे हैं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। आपको पता है आवेशित कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होती है लैम्डा बराबर h/√2me यही होती है, और ऊर्जा E बराबर आप जानते हैं QB होता है। तो लैम्डा बराबर आया h/√2m3। इन सभी राशियों के मान रखते हैं। x बराबर आप जानते हैं प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। mp प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये आपका होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। q आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इन सब राशियों के मान ऊपर रख देते हैं। तो लैम्डा बराबर आया 6.6 × 10⁻⁻34 बटे √2 n की जगह आया 9.1 × 10⁻31 और q की जगह आया 1.6 × 10⁻19 इंटू v। इन सब को सॉल्व करने पर जो हमारे पास आंसर आता है 0.28/√v एंगस्ट्रॉम। ये आपको ना रिजल्ट डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम फिर इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे इतने बड़े बड़े, है ना। तो कोशिश कीजिए कि अगर डायरेक्ट याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा। तो ये तो रहा था प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ड्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। ड्यूट्रॉन क्या होता है? सब कुछ ऐसे का ऐसा ही है। देखिए ऐसा है, ड्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन समस्थानिक है, 1h1 1h2, यानी आवेश तो हाइड्रोजन के आवेश के बराबर है, लेकिन द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 2 गुना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1h1 जिसको हम लोग हाइड्रोजन ही कहते हैं, एक होता है 1h2 जिसको हम लोग ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन भी कहते हैं, और एक होता है 1h3 जिसको हम लोग ट्राइटियम या ट्रिटियम भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन समस्थानिक है ये 1h2 ड्यूट्रॉन, तो इसका द्रव्यमान तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है, यानी कि अगर मैं कहूं मास ऑफ ड्यूट्रॉन तो ये आपका 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम ही है। आवेश की बात करूं, नहीं सॉरी, ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना है, लेकिन आवेश जो है वो बराबर है। बाकी तो सब वैसे का वैसा ही है, समझे कि ड्यूट्रॉन का जो आवेश है वो तो प्रोटॉन के आवेश के बराबर ही निकला, केवल और केवल जो द्रव्यमान है वो 2 गुना निकला प्रोटॉन के द्रव्यमान में। तो अब इन सब वैल्यूज को इसमें रख देंगे। तो लैम्डा बराबर क्या आया, h की जगह पे 6.6 × 10⁻⁻34 बटे √2 9.1 × 10⁻31 और 1.6 × 10⁻19 इंटू b, ये आएगा 0.202
0.202 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। 0.202 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम है। तो ये आपके न्यूट्रॉन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद अगला आपका आता है अल्फा कण। तो देखते हैं अल्फा कण को। अल्फा कण देखिए चौथे नंबर का है ये आपका। अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकालना चाह रहे हैं। तो आपको पता है कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना यानी 2e होता है। अल्फा कण हम जानते हैं 2he4 होता है। आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना और द्रव्यमान प्रोटॉन में द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो Q बराबर तो 2e हो गया, जबकि द्रव्यमान जो होगा अल्फा कण का वो 4 गुना होगा प्रोटॉन के, यानी कि ये तो 2 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस की 19 कूलम हो जाएगा, और ये 4 गुना 1.67 गुना 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम, और H तो वही का वही है 6.6 गुना 10 की घात माइनस के 34 जूल सेकंड। इन सभी मानों को रखेंगे। ये गड़बड़ कर दी सर, यहाँ पर इसका द्रव्यमान 1.67 है, पिछले वाले में सही कर लेना बेटा इसको, है ना, ध्यान नहीं दिया होगा। 4 गुना है, 4 गुना कर लेना इसको, 4 mp कर दिया, और आवेश 2 गुना कर लेना, 2 गुना कर लीजिए। तो देखिए 2 तो पहले भी था, 4 ही है तो 2 और आ जाएगा, यानी कि ये सब कुछ सॉल्व करने पर 101 आएगा अल्फा। तो अल्फा कण का जो आंसर आएगा वो 101 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम में आएगा। देख लीजिए एक बार इसको आप। हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं। ये 4 तो आवेशित कण थे, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। अब मैं आपको 2 अनावेशित कणों की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बता रहा हूं। सबसे पहले न्यूट्रॉन, इसको न्यूट्रॉन या गैस अणु के लिए भी ले सकते हैं ना, इन दोनों की एक ही है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य न्यूट्रॉन ही लीजिए, गैस अणु बाद में बताएंगे हम आपको। तो आपको पता है न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, और डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/√2m ही होता है, ठीक है। अब होता ये है कि जैसे अगर अपन लोग बात करें न्यूट्रॉन की ऊर्जा की, तो देखिए न्यूट्रॉन 2 तरह के होते हैं, एक तो सामान्य न्यूट्रॉन और एक तापीय ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन। अगर सामान्य न्यूट्रॉन है तो उनकी ऊर्जा होती है E बराबर 3/2 kVT, केवी यहाँ बोल्ट्जमान का निर्धारक है। और अगर ये तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉन होते तो उनकी ऊर्जा होती E बराबर kVT। आप दोनों ही कर दें, पहले इसको रख के देखिए, h/√2m × 3/2 kVT, 2 से 2 कैंसिल और लैम्डा बराबर आएगा h/√3m kVT। और यही अगर तापीय ऊर्जा वाला होता तो लैम्डा बराबर आता है h/√2m kVT। इतना ही का फर्क आता है, एक में 3m kVT आता है, एक में 2m kVT आता है। दोनों की वैल्यू रखते, h की वैल्यू रखते, m रखते, k भी रखते। बता देता हूं, h का मान तुम जानते हैं 6.6 × 10 की घात माइनस के 34,
और केवी हम जानते हैं 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। केवी R/N होता है, यानी गैस नियतांक में आवोगाद्रो संख्या का भाग देना पड़ता है। और एम हम जानते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही माना जाता है। ये 23 है, ये 27 किलोग्राम। अब इन सब वैल्यूज को रखेंगे। अगर इसमें रखते हैं 3m केवीटी वाले में, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 25.2/√T एंगस्ट्रॉम। और अगर इस वाले में रखते हैं तो 30.48/√T एंगस्ट्रॉम। दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर हम कौन सा लेंगे? बोलेगा वो आपको कि तापीय ऊर्जा वाला है कि सामान्य वाला है। वैसे जनरली जो आता है वो तापीय ऊर्जा वाला आता है, यानी ये वाला, समझे? जनरली तापीय ऊर्जा वाले के ऊपर डिस्कशन होता है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आखिरी है और वो है गैस अणु की। गैस अणु पर भी कोई आवेश नहीं होता। क्यों? क्योंकि अणु पर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। ये आपको परमाणु वाले चैप्टर में अच्छी तरीके से समझा चुके थे। तो गैस अणु की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो लैम्डा बराबर क्या आया? h/√2m। और गैस अणु की ऊर्जा E बराबर कितनी होगी? 3/2 kBT। रख दीजिए h/√2m × 3/2 kBT कैंसिल हुआ और ये आया 3m kBT। इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कारण आपको सर kB का मान पता है, h का पता है, लेकिन m का नहीं पता। कौन सी गैस है? हर एक गैस का द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो हर एक गैस में इसकी अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आपका डी ब्रोगली से संबंधित जो भी समस्याएं थी वो समाप्त हो गई। अब इस चैप्टर में मात्र 2 टॉपिक बचते हैं। कौन कौन से? एक बचता है डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये एक बड़ा टॉपिक है, और एक बनता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है और अब हम इसी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आपने पहले पढ़ा है। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि भाई आप दो चीज, स्थिति और संवेग को एक साथ, किसी भी कण की स्थिति और संवेग का यथार्थता पूर्वक निर्धारण करना संभव नहीं है। आप कह रहे हैं सर ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने अगर किसी कण की स्थिति, कोई गतिमान कण है, वो गति कर रहा है, आपने अगर उस स्थिति का सही निर्धारण कर लिया तो संवेग में निश्चितता आ जाएगी। आप कहेंगे नहीं सर संवेग एकदम सही से निकाल लेंगे तो फिर स्थिति में निश्चितता आ जाएगी। ऐसे समझिए जैसे मैं चल रहा हूं तो आप मेरा संवेग निकाल सकते हैं, लेकिन स्थिति यानी कि मेरी आपसे कितनी दूरी है उसको सही नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि मैं गतिमान हूं। अब मान लीजिए मेरी स्थिति का सही निर्धारण कर रहे हैं, आप बिल्कुल एकदम सही स्थिति निकाल पा रहे हैं, तो मेरे वेग को नहीं निर्धारित कर पाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है, ये वैसे तो एक छोटे कणों के लिए ही वैलिड होता है, बड़ों के लिए क्योंकि बड़ों में अनिश्चितता होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए बड़ों में इसको काउंट नहीं करते। ये छोटे कणों के लिए, जैसे डी ब्रोगली का जो नियम था वो भी छोटे कणों के लिए था, मैंने बताया था, क्योंकि बहुत कम होता है। ऐसे ही बड़े कणों में जो होगा, हम जैसे कणों में जैसे किसी बड़े कण के बारे में बात करेंगे तो बड़े कण में अनिश्चितता तो होगी, लेकिन वो इतनी कम होगी कि आप उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अनिश्चितता का सिद्धांत छोटे कणों के लिए ही वैलिड होता है ना। और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की स्थिति और संवेग का यथार्थता पूर्वक निर्धारण नहीं कर सकते। अगर स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x है
और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा px है, तो इन दोनों का गुणनफल सदैव h/4 से अधिक होता है। एक और बात, h/2 को हम लोग एक नया चिन्ह और देते हैं, इसको बोलते हैं h क्रॉस। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा px बराबर h क्रॉस बाई 2। इसी तरह से अगर आप y में निकालेंगे डेल्टा y इंटू डेल्टा py बराबर h क्रॉस बाई 2 और डेल्टा z इंटू डेल्टा pz बराबर h क्रॉस बाई 2 बराबर और ग्रेटर। आप कहेंगे सर बराबर, हाँ बराबर तो होता ही है और ज्यादा भी हो सकता है, h/4 से कम नहीं होगा। जब कभी हम इसका कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर क्या ऐसा चिन्ह थोड़ी लगाएंगे, फिर तो बराबर रख के ही इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये है अनिश्चितता, स्थिति और संवेग का निर्धारण नहीं हो पाता। इसी तरीके से एक और में भी अनिश्चितता होती है और वो होती है ऊर्जा और समय में। इसी प्रकार ऊर्जा और समय का भी यथार्थता पूर्वक किसी भी क्षण एक साथ निर्धारण नहीं हो सकता। अगर ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा E है और समय में अनिश्चितता डेल्टा T है तो इनका गुणनफल सदैव h/4 से अधिक होगा। आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो x y z लिखे, इसमें क्यों नहीं लिखे? तो बेटा स्थिति और संवेग दोनों सदिश राशि हैं इसलिए लिखा x y z। ऊर्जा और समय दोनों अदिश राशि हैं इसलिए इसमें केवल एक ही सूत्र रहेगा। तो अनिश्चितता का सिद्धांत स्थिति और संवेग पर भी लगता है और ऊर्जा और समय पर भी लगता है। आसान सा टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। और याद रखिए छोटे कणों के लिए वैलिड है, बड़े कणों के लिए वैलिड नहीं है। अब रही बात आपके डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट की, वो आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का और उसको हम कल समाप्त कर देंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।